कांग्रेस सदर के ओहदे से आखिरकार राहुल गांधी का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा मीडिया के सामने आ ही गया। कई दिनों से उनके रवैये को देखकर लग रहा था कि वो अपने इस्तीफे को लेकर बज़िद हैं। उसके बाद उनके मनाने की उन्हें कवायद भी शुरू हुई। 2 दिन पहले कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला भी उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने अपना फैसला नहीं बदला। हालांकि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें कहा है कि कुछ लोगों का ग्रुप बनाया जाए जो नया अध्यक्ष, नया सदर चुने। खास बात यह है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने उनका इस्तीफा अभी भी कबूल नहीं किया है, बल्कि सारे बड़े लीडर यह बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी सदर का ओहदा ना छोड़ें, कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन कमांडर को ऐसे वक्त में पार्टी छोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे वक्त में मैदान छोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने स्टैंड पर कायम है। मतलब तजब्जुब है, असमंजस है, कंफ्यूजन है कि ये फाइनल है भी या नहीं। इस बीच चिट्ठी में राहुल गांधी मौजूदा हुकूमत को निशाना बनाना भी नहीं भूले। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क की हर तंजीम पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। राहुल गांधी ऐसा दिखा रहे हैं कि वो अकेले पड़ गए हैं मोदी के खिलाफ इस लड़ाई में, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, मतलब उनकी पार्टी के लोगों में से किसी ने। राहुल की हिकमत अमली तो वही जाने, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस गांधी मुक्त होने के लिए तैयार है? यह बड़ा सवाल है। साथ ही इस डिबेट शो में आज हम 2 मुद्दों को, आजकल हमने एक नया प्रयोग, एक नया तजुर्बा शुरू किया है कि कभी कभी हम 2 मुद्दे लेकर आते हैं। एक आधा घंटा एक मुद्दे पे बात करते हैं, अगले आधे घंटा दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। तो आज पहले दौर में हम कांग्रेस और कांग्रेस सदर के ओहदे से राहुल गांधी के इस्तीफे पर बात करेंगे, लेकिन दूसरे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान से हज के मुकद्दस सफर पर जाने वाले आज़मीन हज के पहले काफिले की, जिससे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी रवाना करने जा रहे हैं। मोदी हुकूमत की काविशों से सऊदी अरब ने हज का कोटा बढ़ाया है। अब हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क है जहां से सबसे ज्यादा आज़मीन हज इस सफर हज पर जा रहे हैं, और इससे पहले इंडोनेशिया का नाम आता है, और अब हिंदुस्तान दूसरा ऐसा मुल्क बन गया है। 620 खासतौर से सपोर्टिंग स्टाफ जा रहा है। इसके अलावा बहुत बड़ी बात यह है कि कुल आज़मीन में से 48% खवातीन है। खवातीन की तादाद भी बड़ी है सफर हज पर जाने वाली। साथ में यह भी बहुत बड़ी बात हो रही जा रही है कि यह तादाद जो लगातार बढ़ रही वो है 2340 खवातीन ऐसी हैं इस बार, और बड़ी है मतलब तादाद, जो कि बिना महरम के हज पर जा रही हैं। और मोदी हुकूमत आने के बाद ये फैसला लिया गया था, और बिना महरम पर हज में जाने वाली खवातीन की तादाद लगातार बढ़ रही है। हालांकि उलमा हजरात ने, एक बहुत बड़े तबके ने उसकी मुखालफत भी की थी, लेकिन हुकूमत अपने फैसले पर कायम रही, और ये सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान हैं, मुअज़्ज़ज़ हजरात हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन हमारे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा घूमेगी। मेरा आज का पहला सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी गांधी मुक्त हो गई है? क्या कांग्रेस पार्टी गांधी मुक्त हो गई है? दूसरा सवाल, क्या यह इस्तीफा फाइनल माना जाए? क्योंकि वर्किंग कमेटी ने अभी भी इस्तीफा कबूल नहीं किया है, तो क्या राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया है? इस पर भी तजब्जुब है, इस पर बात करेंगे। तीसरा सवाल, कांग्रेस के कमांडर के मैदान छोड़ने से कारकुनान पर क्या असर पड़ेगा, कार्यकर्ताओं पर क्या असर पड़ेगा? वो कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें तो किस तरह से इसको लेते हैं और इसको समझ पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और उनका मोराल कितना बढ़ता है या कितना घटता है? चौथा सवाल, अगर हम देखें तो क्या इस इस्तीफे से कुनबा परवरी के इल्जाम से कांग्रेस हमेशा के लिए आजाद हो गई है? यानी जो परिवारवाद का इल्जाम लगता रहा है कांग्रेस पर, परिवारवाद की सियासत का, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? और पांचवा सवाल सफर हज को लेकर के है कि इसका आगाज हो चुका है, और सफर हज के आगाज के साथ हिंदुस्तान से बड़े कोटे और सहूलत से आज़मीन को कितना फायदा होगा, इस पर भी मैं दूसरे सेगमेंट में बात करूंगा। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, आइए उनका तारुफ भी मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। मेरे साथ सुशील कुमार शर्मा जी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। जाने माने सहाफ़ी भी हैं आप, और आज सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आपका, खैर मकदम है। हमने अपने साथ अमनेंदु उपाध्याय जी को भी जोड़ा है, एक बहुत अहम बड़े सियासी तज्ज़ियाकार हैं, लेकिन इस वक्त सीनियर सहाफ़ी के तौर पर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। साथ में हम जोड़ेंगे अपने साथ मुफ्ती शमून कासमी साहब को भी, खासतौर से मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, और देश में जो बहुत कम जिनके नाम के साथ सीधे जोड़ा जाता है कि राष्ट्रवादी मुफ्ती, उनमें से एक है मुफ्ती शमून कासमी साहब, और अन्ना आंदोलन में भी आप पेश रहे हैं। मैंने अपने साथ अब्दुल मोइद
अजहरी साहब को भी जोड़ा है, इस्लामिक स्कॉलर हैं और मिस्र से आपकी पढ़ाई हुई है। बहुत स्वागत है, खैर मकदम है आपका। आइए आगाज करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कांग्रेस की तरफ से किस तरह की बातें आई हैं, किस तरह के बयान आए हैं। आइए आपको सुनाते हैं। चलिए थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं, लेकिन कई दिनों से राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर के कयास आ रही चल रही थी और कांग्रेस प्रेसिडेंट जिन हालात में वो बने और जिन हालात में इस्तीफा उन्होंने दिया है उस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है। अब उनके बाद कई नेताओं ने, जब उन्होंने ये बात कही थी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, उसके बाद कहीं जाकर के कई नेताओं ने धड़ाधड़ इस्तीफा दिया। मतलब कहने का मतलब यह है कि उनको कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, बाकी लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है, हिकमत अमली क्या है, ये तो वही जाने। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी पर इसका कितना असर होगा और क्या कांग्रेस पार्टी बिना गांधी के आगे बढ़ने के लिए तैयार है, इस पर भी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी परिवार से इतर रहा कांग्रेस के लिए पकड़ना इस दौर में कितना मुश्किल है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और पार्टी के हित में जवाबदेही तय होना जरूरी है, यह मानना है राहुल गांधी का। इसके अलावा अब जो चर्चा चल रही है उस पर भी हम बात करेंगे कि कौन हो सकता है कांग्रेस का कौमी सदर। उसमें अशोक गहलोत का नाम पेश है, मोतीलाल वोरा का नाम पेश है, और भी नाम सामने आ रहे हैं। क्या वाकई इनमें से कोई अध्यक्ष बनेगा, और बनेगा तो क्या उस मुस्तैदी के साथ कांग्रेस को आगे ले जा पाएगा, या गांधी परिवार की छाया से तब भी कांग्रेस आजाद नहीं होगी, पर्दे के पीछे से गांधी परिवार ही हैंडल करेगा। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। चलिए मैं अपने मेहमानों के पास आता हूं, जैसे ही मुझे इशारा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ कहना है कांग्रेस के लीडर का। मैं सबसे पहले सुशील कुमार जी के पास आना चाहूंगा। सुशील कुमार जी, कैसे देखें राहुल गांधी के इस फैसले को? अब ये कम से कम मीडिया में आने के बाद ये तो साफ हो गया कि राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया है, हालांकि वर्किंग कमेटी ने अभी भी कबूल नहीं किया। देखिए, राहुल गांधी का इस्तीफा अपने आप में एक ईमानदार प्रयास है। राहुल गांधी कांग्रेस की परिवारवाद की छवि से उभरना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने सीधे सीधे इशारा भी किया है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और नया कांग्रेस का जो भी सदर आएगा वो नेहरू गांधी परिवार से बाहर का होना चाहिए। और इस बात को पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया है वो कहते आ रहे हैं, मगर लगता है कि कांग्रेस अपने आप में खुद परिवारवाद से उभरना नहीं चाहती है। इसीलिए राहुल गांधी पर पद पर बने रहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और उसके समर्थन में हमने देखा कि पिछले दिनों करीब 130 नेताओं ने, बड़े नेताओं जिसमें कुछ राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया कि राहुल गांधी इस्तीफा वापस ले लें और पद पर बने रहें। तो इस सब से ये उजागर होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी ये भावना है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई नेहरू गांधी परिवार से ही हो। तो यही कोई रणनीति तो नहीं है, कहीं ना कहीं अपना वजन तौलना या ये दिखाने की कोशिश करना कि देखो मैं तो चाहता हूं लेकिन लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिलहाल तो उन्होंने, लेकिन वर्किंग कमेटी ने, जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। या मान लीजिए कि थोड़े वक्फे के लिए कोई बन भी जाता है तो भी क्या गांधी नेहरू परिवार की परछाई से कांग्रेस आजाद हो पाएगी? देखिए, इसमें राहुल गांधी शायद अपने आप में 2 चीजों को साबित करना चाहते हैं कि एक तो जो उनके विरोधियों ने उनकी एक इमेज बना दी है कि वो पप्पू हैं, तो वो पप्पू की इमेज से उभरना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं एक लोकप्रिय कांग्रेसी नेता हूं, और दूसरा अपने आप में वो ये भी जाहिर करना चाहते हैं कि कांग्रेस जनतांत्रिक आधार पर काम करना चाहती है। इसलिए मैंने लोकसभा चुनावों में हार की जिम्मेदारी ली और मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया और मुझ पर पद पर बने रहने का दबाव है। तो राहुल गांधी बड़ी शातिरता से, हम कह सकते हैं, ये बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में अपने आप को री एस्टैब्लिश कर रहे हैं और अपने विरोधियों को आलोचना का जवाब दे रहे हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से। अमलेंदु उपाध्याय जी, राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी के खिलाफ लड़ाई में मेरे ही लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया ठीक तरह से, ये कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं, और इस लड़ाई में हमारे साथ उस तरह से नहीं रहे जैसा कि रहना चाहिए था। और ये दिखा भी, जब राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार चोर है, तो बहुत सारे कांग्रेस नेताओं ने नहीं कहा और कहीं ना कहीं इसकी मजम्मत भी की अंदर खाने, या कहीं ना कहीं ये बताने की भी कोशिश की कि उल्टा पड़ जाएगा। और जिस तरह से बीजेपी ने इसको अपने पक्ष में भुनाया और एक अलग ही कैंपेन शुरू की, उससे कांग्रेस को नुकसान भी हुआ। तो बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर थे वो इस चीज को समझ रहे थे। तो राहुल गांधी ये चीज समझते थे कि बहुत सारे लोगों ने उनका इस रूप में उनकी पार्टी में साथ नहीं दिया, तो क्या ये पूरी कवायद ऐसे लोगों को भी किनारे करने की है जो उनके साथ नहीं है? कहीं ना कहीं पहले अपने आप को इस रूप में पेश करो, बाद में अगर कुछ होता है तो
वो सारे लोग साफ हो जाएंगे, फिर मैं अपने ढंग से अपने हिसाब से पार्टी को चलाऊंगा। क्या हम इसको इस रणनीति, इस हिकमत अमली के तौर पर देखें या ना? आप अगर देखना चाहें इस तौर पे तो आप देख सकते हैं, उसमें कोई आप नहीं देखेंगे? नहीं, मैं भी देख सकता हूं अगर देखना चाहूंगा तो इसको इस तरीके से देखा भी जा सकता है। लेकिन आपने जो 2-3 बातें कही उनमें कुछ बातें एकदम सही हैं। एक तो जैसे कि राहुल गांधी के साथ जिस तरीके से कांग्रेसियों को पूरे चुनाव कैंपेन में खड़े होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हुए। खासतौर से अशोक गहलोत और कमलनाथ, मतलब 2 जो राज्यों के नए मुख्यमंत्री थे जहां कांग्रेस हाल ही में सत्ता में आई थी, उनको जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए था और जिस तरीके से कैंपेन करना चाहिए था, उन दोनों ने उस तरीके से कैंपेन नहीं किया और दोनों अपने अपने बेटों के लिए थे वो लगे रहे जी। और सबसे ज्यादा शर्मनाक तो ये है कि अशोक गहलोत जी जो हैं वो उनके राज्य में 25 सीटें कांग्रेस हार गई, उसके लिए उन्होंने गम नहीं जताया, लेकिन उनका बेटा हार गया तो उसके लिए उन्होंने अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको दोषी ठहरा दिया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं थी। तो हो सकता है राहुल गांधी का इशारा इस तरफ भी हो कि भाई जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं जिनको काम करना चाहिए था और जिनकी परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए थी उन राज्यों में उस परफॉर्मेंस पे बात नहीं हुई। तो ये तो ठीक है। दूसरा ये भी ठीक है कि बहुत से लोग जो हैं कांग्रेस के अंदर जो मतलब आरोप तो लगता है कि राहुल गांधी के ऊपर ये वंशवाद का, लेकिन जो और लोग जो जमे हुए हैं वंशवाद फैला रहे हैं वो औरों को जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो उनके ऊपर भी ये एक, मैं समझता हूँ कि एक सर्जिकल स्ट्राइक राहुल गांधी की एक तरीके से है कि भाई ठीक है, अब हम अलग हट जाते हैं, आप अगर इतने स्वयं ताकतवर हैं कि आप खड़ा कर सकते हैं कांग्रेस को, खड़ा कीजिए जी। और अगर बिना राहुल गांधी के कांग्रेस खड़ी हो सकती है तो जो लोग खड़ा कर सकते हैं वो खड़ा करें। जहाँ तक ये सवाल है कि राहुल गांधी क्या पीछे भाग रहे हैं या मोदी के सरकार के खिलाफ लड़ाई से पीछे हट रहे हैं, तो मुझे लगता है वो नहीं है। उन्होंने अपने इस्तीफे में जो बातें कही हैं उससे ये स्पष्ट कर दिया है कि वो भले ही कांग्रेस के सदर नहीं है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ और इस सरकार की जो पॉलिसीज है उनके खिलाफ उनका कैसे मुमकिन होगा? वो किस तरह से जो है अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा देता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन असल में वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। हार की जिम्मेदारी लेता हूं, इस्तीफा देता हूं। जब आप हट ही जा रहे हैं, या तो आपको मुस्तैदी के साथ रहना चाहिए, मैदान में डटे रहना चाहिए। हार हुई है लेकिन जितनों ने भी आपको चुना है, आप उनके नुमाइंदे हैं, आप लड़िए और असली लड़ाई तो तभी मानी जाएगी ना, आपके लोग आपके साथ हो या ना हो, आप उनको अपने साथ लाने की कोशिश कीजिए। ये हट जाना, मैदान छोड़ देना कमांडर का इस बुरे वक्त में पार्टी को क्या नुकसान नहीं करेगा? जबकि पार्टी की तरफ से तो कोई ऐसी आवाज नहीं उठ रही है कि इस्तीफा दो। देखिए, कमांडर का हट जाना जो है वो ऐसा नहीं है कि कमांडर जो है वो मोर्चा छोड़ के भाग रहा है। कमांडर लड़ाई में मौजूद मतलब पर्दे के पीछे से कमांडर काम करेगा? नहीं, पर्दे के पीछे नहीं, मैदान में ही रह के काम करेगा। उन्होंने अपने स्पष्ट कर दिया है एकदम बिल्कुल कि सरकार के खिलाफ जो उनकी लड़ाई जारी रहेगी और जो जनता की बातें हैं उसको वो उठाते रहेंगे, उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि वो मैदान छोड़ के, देखिए किस तरीके से काम करेंगे, तो उसको आप समझ लीजिए कि महात्मा गांधी बहुत कम समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन जब तक महात्मा गांधी जीवित रहे कांग्रेस हमेशा महात्मा गांधी के दरवाजे पे रही, है ना, हर मामले पे उनसे सलाह मशवरा लेते रहे। महात्मा गांधी का एक आदेश जो था वो पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ऊपर जो था वो भारी होता था। तो इसी तरीके से मतलब ये नहीं कहा सकता कि राहुल गांधी जो वो मैदान छोड़ के भाग गए। मैदान छोड़ के भागना तो ये होता है कि भाई छोड़ छाड़ के एकदम चल दिए, कहीं नहीं रहेंगे, राजनीति में ही नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। राहुल गांधी ने तो नहीं कहा राजनीति में रहेंगे। और जो महत्वपूर्ण बात है, फाइनल है भी कि नहीं आपके मुताबिक? आप अगर बताना चाहें तो क्या ये इस्तीफा फाइनल है? क्योंकि अभी भी वर्किंग कमेटी ने इसको स्वीकार नहीं किया है, तो कहीं कोई प्रोपेगेंडा, मैं इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, वैसे कहीं ड्रामा तो नहीं है? देखिए, अगर आप इसको ड्रामा 99 में भी हो चुका है एक बार। नहीं 99 की आप छोड़ दीजिए। अगर ये ड्रामा है जिसको आप मतलब कह सकते हैं कि ये ड्रामा है, अगर ये ड्रामा है तो मुझे लगता है कि ये चुनाव के ठीक समय बाद जिस समय आई थी, उन्होंने पेशकश की थी अपने इस्तीफे की, उस समय इसको ड्रामा कहा जा सकता था। उसके बाद तमाम लोगों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो 5 मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उन्होंने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, सबने उनसे कहा कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। और कल भी जो है उनके घर पे जो थी वो मीटिंग होती रही, परसों भी होती रही,
कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचते रहे। तो अगर ये किसी ड्रामा का हिस्सा होता तो अब तक वो मान चुके होते। तो मुझे लगता है कि शायद ये इस्तीफा जो है फिलहाल फाइनल है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसको स्वीकार करेगी। ठीक है मुफ्ती साहब, आप तो अन्ना आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, सियासत में भी आपका अच्छा खासा दखल है। राहुल गांधी के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? इस वक्त मैदान छोड़ना ठीक था या फिर ये फैसला ठीक है? नहीं, हम लोग तो इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए कांग्रेस को और कांग्रेस की सरकार को चेताते रहे और ये कहते रहे कि जो वंशवाद आपने शुरू किया है ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है। तो वंशवाद का मुद्दा तो यही खत्म हो जाता है। नहीं, अब देखिए सारे विपक्ष को अब ये बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, कम से कम कांग्रेस, खासतौर से बीजेपी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, खासतौर से कांग्रेस के लिए। हाँ इमरान भाई, इस इलेक्शन में दरअसल बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। ये तीसरी जनरेशन है, यानी 70 साल हमें हो गए हैं आजाद हुए हुए। अब लोगों में जो राजा महाराजा थे या जो खानदानी अपने आप को समझते थे कि हम इस मुल्क के मालिक हैं, उससे जो नई जनरेशन है वो लेना देना नहीं है। और उसे साबित किया मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि कांग्रेस के जितने भी बड़े घराने थे सब राजा रजवाड़ों से ताल्लुक रखते थे। वो कहते थे, कहीं चाय वाला कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, तो लोगों ने उन्हें नकारा। और राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया, कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से वो लीडरशिप उसकी हिंदुस्तान मान ले। तो हिंदुस्तान का जो नौजवान है, जो युवा है, वो अब एहसास कमतरी से ऊपर आ चुका है और वो बिल्कुल खुद फैसले लेना चाहता है। और वो उस आदमी में जिसमें काम करने का जज्बा है, जिसे मुल्क के स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का जज्बा है। जैसे अब देखिए पूरे हमारे मुल्क के अंदर क्या होता था कि पूरी दुनिया में कि जब हमारा प्रेसिडेंट जाता था तो उसकी तलाशी होती थी। आज हाल ये है कि एक ताकतवर प्रेसिडेंट अमेरिका का वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर के डिस्कशन करता है और बराबर में बिठाता है। ये आज हमारे अंदर तब्दीली आई है और इसे हमारे युवाओं ने, हमारे यूथ ने उसे महसूस किया है। मैं ये बात कह सकता हूं कि जो अन्ना मोमेंट था हमारा, उसे अगर ये अरविंद केजरीवाल उसे असमय उसकी मौत ना करते उस आंदोलन की, तो एक दबाव बना था पॉलिटिकल पार्टियों पे वो थोड़ा कम हुआ था। मगर नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस दबाव को कायम रखा है। आज मैं समझता हूं कि करप्शन की खबरें कम आती हैं, आज विकास की खबरें जो हैं वो बढ़ चढ़ कर आ रही हैं। फिर मैं कांग्रेस, इसलिए मैं एक बात कहूंगा कि राहुल गांधी को जो ये इस वक्त कांग्रेस, मैं समझता हूं कि कांग्रेस इसे एक ऐसी ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है कि वंशवाद से निकलने की, इन सारी चीजों से अपने आप को निकलने की। अब देश जान चुका है। मैं समझता हूं कि अभी 15-20 साल तक तो इनमें जान आएगी नहीं, जितनी ये रियासतें हैं ये भी इनकी कमजोर होंगी, ऐसा मुझे लगता है। और राहुल गांधी का जो ये प्रयास है, मैं नहीं समझता हूं कि उनके साथ में जो लोग हैं वो उन्हें पनपने देंगे, बल्कि वो तो इसलिए उनका साथ दे रहे हैं कि उनका वजूद खतरे में है, उनका खुद का वजूद खतरे में है। और आप देख लीजिए कि बड़े बड़े जो दिग्गज थे वो धराशायी हो गए, वो अपनी सीटें भी नहीं बचा सके। सुशील कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो कांग्रेस में अभी एक मान्यता चली आ रही है, जो एक परंपरा चली आ रही है, तो क्या हम अब मान लें कि गांधी मुक्त हो गई कांग्रेस? अगर राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर हो जाता है, मान लीजिए हो जाता है, और राहुल गांधी नहीं रहते हैं पार्टी के सदर, ऐसे में क्या ये मान ले कि अब कांग्रेस गांधी से मुक्त हो गई है? कम से कम कुछ सालों के लिए एक नई राह पकड़ पाएगी कांग्रेस मौजूदा हालात में, देखिए अपने दम पर? इमरान भाई, कांग्रेस कभी भी नेहरू गांधी से मुक्त ना तो थी और ना भविष्य में होगी। उसका सीधा सा कारण है कि आज, जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कि राहुल गांधी ने हार की नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया। तो ऐसा क्या कारण है कि 130 से ज्यादा बड़े लीडरान ने अपने इस्तीफे दे दिए और उनको कहा कि आप पद पर बने रहें। लेकिन राहुल गांधी नए जमाने के नेता हैं, वो थोड़े से स्मार्ट प्ले करते हैं और उन्होंने देखा कि बीजेपी के एजेंडे में सबसे बड़ा एक उनका नेगेटिव पॉइंट था कि कांग्रेस वंशवाद चलाती है। उस वंशवाद को सिरे से खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा देता हूं और मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा। मगर जब आपके वर्कर्स डेडिकेटेड होकर आपसे डिमांड करते हैं कि आप इस्तीफा वापस लें, तो मैंने वर्कर के कहने पर इस्तीफा वापस ले लिया। अब सवाल ये आता है कि इसको फिर विरोधी पार्टियां बोलेंगी कि ये तो आपका ड्रामा था। तो
ड्रामा ना साबित हो इसके लिए जो नया वर्किंग प्रेसिडेंट अगर आता है तो वो कांग्रेस का पपेट ही होगा, नेहरू गांधी परिवार का पपेट ही होगा, उनका पालतू ही होगा, जिसको हम कहें साधारण शब्दों में। तो ये संभावना है कि कोई और आ सकता है, जैसे कि अभी आपने बताया 2 नाम चल रहे हैं। हाँ, और भी नाम चल रहे हैं जी। तो उसमें कुछ समय के लिए ये हो सकता है कि 1 साल 2 साल या 6 महीने के लिए कि कोई दूसरा लीडर आ जाए और उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। राहुल गांधी कहें कि मैंने बड़ी ईमानदारी से हार स्वीकारी है और वंशवाद से मुक्त कर दिया है कांग्रेस को। लेकिन असलियत ये है कि ना तो ये कभी थी वंशवाद से मुक्त, ना कभी आगे होगी। ये आप कुछ समय बाद दोबारा देख सकते हैं। अमलेंदु जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं सुशील जी की बात से, और जो बात ये कह रहे हैं ये कांग्रेस की कड़वी सच्चाई तो है? देखिए, कांग्रेस की भी कड़वी सच्चाई है, उस देश की भी कड़वी सच्चाई है, दोनों बातें हैं। मतलब ये देश भी बिना कांग्रेस के ये देश नहीं है, इसको भी आप मान के चलिए, है ना। कांग्रेस कमजोर होती है। देश ने तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आज भी जो देखिए, तो सबने देख ही लिया है। देखिए आज जब मीडिया, देखिए सारा मीडिया, सबसे बड़ा परिवार, राजनीतिक परिवार है, इंस्टीट्यूशंस, जब सब एक तरफ खड़े हों और समूचा विपक्ष जो है शुतुरमुर्ग की तरीके से रेत में गर्दन गड़ाए खड़ा हो, तो उसमें अकेले अगर राहुल गांधी मोर्चा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कहाँ मोर्चा ले रहे हैं? वो तो मैदान छोड़ रहे हैं। कहाँ मैदान छोड़ रहे हैं? चुनाव से पहले मोदी जी के खिलाफ कौन बोला? राहुल गांधी बोले ना, पूरे चुनाव भर। लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने भी उनका साथ नहीं दिया ढंग से। नहीं, पार्टी के लोगों ने साथ नहीं दिया, ये तो बात सही है। इल्जाम है, इल्जाम सही भी है। पार्टी के लोगों ने सही से साथ नहीं दिया, जो देना चाहिए था। जिस तरीके से सड़क पर जन आंदोलन होने चाहिए थे वो नहीं हुए। राहुल गांधी की एक सुरक्षा की दृष्टि से अपनी एक सीमा है सड़क पे उतरने की, वो उन सीमा को भी पार करके भी सड़क पे उतरे वो। तो जो सड़क पे उतरने की एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनको सही से निभानी चाहिए थी। आपके मुताबिक 2019 की हार की कई लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी? निश्चित तौर पर कई लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ, नहीं, इसलिए राहुल गांधी को दुखी होकर के ये फैसला लेना पड़ा, तब धड़ाधड़ इस्तीफे हुए। नहीं, अब दुखी हो गए इस्तीफा लिया, या उन्होंने स्वयं इस्तीफा लिया, वो तो उनका अपने जाहिर है, उन्होंने लिखा भी अपने इस्तीफे में कि भाई मैं औरों को दोष दूं और खुद उसका दोष नहीं लूं, तो ये तो गलत होगा। तो उन्होंने बाकायदा कि मतलब जो नैतिक तकाजा है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने त्यागपत्र दिया है, और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए दूसरे लोगों को भी। अमलेंदु जी, ये जरूर बता दीजिए, कहीं ये कोई ऐसी रणनीति, हिकमत अमली तो नहीं कि ये जो एक पूरी लॉबी है, एक पूरा ग्रुप है नेताओं का, जो कहीं ना कहीं इनको काम करने में बाधक हुआ करते थे, सीनियर नेता हैं और इनको अनुभवहीन बताकर कहीं ना कहीं इनके आड़े आते थे, रास्ते आते थे, उनको कहीं ना कहीं अब धीरे से साफ करने का भी एक तरीका है कि उनको मौका दे करके उनको किनारे करना, इसके बाद पार्टी को अपने ढंग से चलाएंगे, अपने लोगों के हिसाब से, अपने तरीके से। क्या ये हिकमत अमली हो सकती है? देखिए, ये हिकमत अमली भी हो सकती है। आपको याद होगा कि जिस समय इंदिरा गांधी आई राजनीति में, तो कांग्रेस के ही जो बड़े ताकतवर लोग थे उनको गूंगी गुड़िया समझ करके लेके आए थे, और उस गूंगी गुड़िया ने ही जो था, वो जितने ताकतवर लोग थे उनको सबको धराशायी कर दिया। इसी तरीके से जो राहुल गांधी को आज जो है पप्पू समझ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी जो बड़े नेता लोग हैं, तो ये उनकी भी गलतफहमी हो सकती है अगर वो समझ रहे हैं तो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जो कांग्रेस के अंदर रचा बला पढ़ा है, और जिसने इंदिरा गांधी से लेकर के और राजीव गांधी तक, और बहुत से लोगों ने तो पंडित नेहरू के साथ भी हो सकता है काम किया हो, तो ऐसे लोगों ने अगर राहुल गांधी को पप्पू समझ लिया है तो मुझे लगता है कि ये उनकी गलती है, राहुल गांधी की गलती नहीं है इसमें। तो राहुल गांधी के अभी तक जो भी इस मतलब कदम देखने को मिले हैं वो बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, आपके मुताबिक ये स्मार्ट कदम है। इसका कितना असर होगा सर, मैं एक वक्फा यहाँ पर ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ। अमलेंदु जी, आपका शुक्रिया, आपने बहुत कम हमें आज वक्त दिया था।